नमस्ते, मैं डॉक्टर कुमार सौरभ। आज हम लोग बात करेंगे लंग कैंसर के विषय में। इस खास विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे पास एक खास गेस्ट हैं, डॉक्टर निशित कुमार। तो डॉक्टर निशित, मेरा जो पहला सवाल है आपसे, क्या आपने ऐसा देखा है कि लंग कैंसर का इंसिडेंस कुछ बढ़ा है इस 10 सालों में? 10 सालों में अगर हम देखें तो इंसिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। पहले हम जब भी लंग कैंसर की बात करते थे तो स्मोकिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण मानते थे। जो कि स्मोकिंग कभी जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी लंग कैंसर हो रहा है। पर आपके अनुसार अगर नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर हो रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। नमस्ते, मैं डॉक्टर कुमार सौरभ, झारखंड कैंसर सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम लंग कैंसर के विषय में बात करेंगे। और इस खास विषय के लिए हमने अपने अस्पताल में इनवाइट किया है रांची के जाने माने पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर निशित, जो कि चेस्ट केयर सेंटर से एसोसिएटेड हैं और पिछले मुझे लगता है कि 10-12 सालों से रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स हैं रांची में छाती विभाग के। तो आइए हम लोग डॉक्टर निशित का स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो डॉक्टर निशित, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने समय निकाला और मॉर्निंग में समय निकाला 9:30 बजे एंड उम्मीद करते हैं कि हम आप मिलके कुछ लंग कैंसर और चेस्ट संबंधी विषयों पे कुछ खास लाइट दे पाएंगे। बिल्कुल। और तो डॉक्टर निशित, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आप तो लगभग मुझे लगता है पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं रांची में। क्या आपने ऐसा देखा है कि लंग कैंसर का इंसिडेंस कुछ बढ़ा है इस 10 सालों से? बिल्कुल, 10 सालों में अगर हम देखें तो इंसिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि पहले हम जब भी लंग कैंसर की बात करते थे तो स्मोकिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण मानते थे और अधिकतर लोगों की सोच भी यही है कि अगर स्मोकिंग करने वाले लोगों को ही लंग कैंसर होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सारे यंग लोग, यहाँ तक कि फीमेल्स भी, औरतें भी जो कि स्मोकिंग कभी जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी लंग कैंसर हो रहा है। तो अभी के समय में हम लोग जितने भी ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी लेते हैं या सिटी गाइडेड बायोप्सी लेते हैं या जैसे भी लंग कैंसर या प्लूरल मैलिग्नेंसीज ये सब की अगर हम लोग बात करें, अगर केसेस देखते हैं तो मेजॉरिटी या कहें कि 70% 75% लोग जो होते हैं उन्हें आपका नॉन स्मोकर्स रहते हैं जिन्हें लंग कैंसर डेवलप होता है। तो ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जनरल ट्रेडिशनल थिंकिंग यही है और फिर सरकार भी कई हद तक ये दिखाती है कि स्मोकिंग ही मेजर कारण है लंग कैंसर का। जी, ये बिल्कुल सही है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर एंड स्मोकिंग इज स्टिल वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर। पर आपके अनुसार अगर नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर हो रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। कोई खास कारण इस वजह? कई सारे कारण हैं इसके। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि लंग के बीमारी में भी कई सारे बीमारियां जो कि स्मोकिंग रिलेटेड होती थी, जैसे कि सीओपीडी, ये सब अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नॉन स्मोकर सीओपीडी भी बहुत कॉमन है। तो उसी तरीके से लंग कैंसर की भी अगर बात करें तो स्मोकिंग के अलावा पॉल्यूशन के कारण कई सारे जेनेटिक रीज़न हैं। कई जगह पर अभी भी कोयला या फिर लकड़ी ये सब के जलावन का उपयोग होता है और कई बार जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये सब 2.5 माइक्रोन से भी कम होते हैं जो कि लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके कारण भी चेंजेस आता है। तो अगर स्मोकिंग तो खैर है ही बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। 100% स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग के कारण कैंसर होता है, बट नॉन स्मोकर्स जो कैंसर है वो भी कई बार पॉल्यूशन के कारण, जेनेटिक रीज़न भी कई सारे होते हैं जिसके कारण कैंसर होता है। और ख़ास करके हमारे प्रदेश में मैंने देखा है कि कोल फील्ड एरियाज, धनबाद और इस तरफ के आसपास में बहुत सारे कैंसर के केसेस, लंग कैंसर के केसेस आते हैं और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। ऐसा भी होता है कि कई जगह पे जलावन भी यूज़ होता है और कई बार एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं होने के कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो कई सारे लोग जो हैं वो बंद कमरे में भी जलावन ये सब यूज़ करते हैं ठंड में रूम को गर्म रखने के लिए, इसके साथ खाना पकाने के लिए। और कई बार अगर आप देखिएगा तो कई सारे लोग जो होते हैं वो सब खासकर सुदूर एरिया ये सब में मॉस्किटो रिपेलेंट ये सब भी जो रहता है, अगरबत्ती ये सब भी जो है बंद कमरे में बहुत यूज़ करते हैं, तो वो भी एक मेजर कारण हो सकता है। ओके,
तो ऐसा कैंसर के बारे में जनरली ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग यही है कि जितनी जल्दी अगर हम पकड़ लेते हैं कैंसर को, उतनी जल्दी हम उसका इलाज सक्सेसफुली कर पाते हैं। इनफैक्ट स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। बदकिस्मती से लंग कैंसर की बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ, आपकी तरफ से भी आते हैं, आप डायग्नोस करके भेजते हैं, पर ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ दीज केसेस जो हैं वो काफ़ी एडवांस्ड रहते हैं। और उसका एग्जैक्टली क्या कारण है आपके केस? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये है कि जो भी लंग कैंसर के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो बिल्कुल सामान्य ही होते हैं, जो कि बाकी सारी बीमारियां जैसे कि दमा हो गया, सीओपीडी हो गया या नॉर्मल लंग इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया, उससे मिलते जुलते होते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं सामान्य तौर पे खांसी आना, खांसी ठीक नहीं होना, खांसी में खून आना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना इत्यादि है। और ये सारे सिम्टम्स अन्य बीमारियों में भी होते हैं। तो कई बार डायग्नोसिस में लेट हो जाता है। पेशेंट को अगर सांस फूल रहा होता है, खांसी आ रहा होता है, वजन घट रहा होता है, तो कई बार वो लोग होम मेडिकेशन अगल बगल से दुकानों से दवाइयाँ लेकर करके, कई बार अगर किसी फिजिशियन के पास जाते भी हैं तो एक्सरे नहीं होता है, तो इस कारण से हमारे पास मरीज लेट पहुंचते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को अगर सिम्टम्स हैं, सांस फूलना, खांसी आना, खांसी में खून आना, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें, डॉक्टर के पास जाएं। एक्सरे शायद सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है, स्क्रीनिंग टूल है, जिसको कि कराना ही चाहिए। अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है एक आध हफ्ते में और या खांसी में खून आ रहा है तो तुरंत सजग हो जाएं, तुरंत जा करके एक्सरे कराएं। अगर शुरुआती जांचों में जैसे टीबी इत्यादि में, इन्फेक्शन इत्यादि में आराम नहीं मिलता है, जांच के दौरान कुछ फाइंडिंग्स नहीं रहती हैं, तो स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे, सीटी स्कैन अवश्य कराएं। वो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा आपका कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। बाहर विदेशों में अगर देखें तो सिटी स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल भी है 40 इयर्स के बाद। हमारे देश में वैसा नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। जी, सीटी स्क्रीनिंग एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड मेथड है, जिसको लो डोज सीटी स्क्रीनिंग कहते हैं, जो कि रिकमेंडेड है हेवी स्मोकर्स एंड एज 50 के ऊपर एवरी 3 इयर्स कराना चाहिए। सैडली कि हमारा देश इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की कमी है, तो बहुत प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है हमारे देश में। प्लस बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो सीटी स्क्रीनिंग है वो नॉर्मल सीटी स्क्रीनिंग है। वो नॉर्मल सीटी स्क्रीनिंग नहीं होती है, और हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं ये पूछने के लिए। तो जो नॉर्मल सीटी स्कैन होता है उसमें रेडिएशन एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप हर 3 साल में वो कराएंगे तो दैट विल कॉज टॉक्सिसिटी, रेडिएशन टॉक्सिसिटी हो सकती है आपको। इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली एक लो डोज सीटी स्कैन मशीन आती है, जो कि एक डिफरेंट टाइप की मेक रहती है, जो सैडली इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो गिवन द फैक्ट कि हम लंग कैंसर को कई बार जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, तो एज ए पल्मोलॉजिस्ट बहुत सारे केसेस में टीबी के लक्षण और लंग कैंसर के लक्षण सेम ही रहते हैं, मिलते जुलते हैं। तो कब लोगों को, और हमारे पास भी बहुत सारे मरीज आते हैं जो बहुत दिनों तक टीबी की दवाइयाँ करते रहते हैं, नहीं ठीक होता है, तब आगे जांच होती है और तब उसको पता चलता है कि लंग कैंसर है। तो कोई एज ए मरीज और जो हमारे पेरिफेरी में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि क्या, कब हम सस्पेक्ट करें कि नहीं ये टीबी नहीं, शायद लंग कैंसर या कोई सीरियस बीमारी हो सकती है? ये आपने डॉक्टर सौरभ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और ये बहुत ही कॉमन है। मतलब हमारे पास जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, यहाँ तक कि ILD ये सब के भी पेशेंट आते हैं, उसमें से 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि किसी न किसी फॉर्म में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या फिर एंटीबायोटिक ये सब काफ़ी दिनों तक चला होता है, जिसके कारण उनकी स्टेजिंग चेंज हो जाती है और बीमारी को पकड़ने में समय लग जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, खासकर अपने जो कि डॉक्टर मित्र हैं, जो कि फिजिशियन हैं, जो कि सुदूर इलाके में कार्यरत हैं, उनके लिए और पेशेंट्स के लिए भी टीबी एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए भारत सरकार बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है उसके उन्मूलन के लिए। तो टीबी के डायग्नोस्टिक में मेजॉरिटी जितने भी जांचें हैं वो सारी फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अगर किसी को भी 2 हफ्ते से अधिक खांसी आता है, बलगम आता है, तो वो पास के सदर अस्पताल या PHC में जा करके अपना बलगम जांच करा सकते हैं। और बलगम जांच में काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट जैसे कि MTB, CB, NAT, जीन एक्सपर्ट इत्यादि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो टीबी कंफर्म हो जाता है, टीबी का इलाज भी फ्री में होता है। बट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर
किसी को खांसी आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में अगर दाग दिखता है जिसमें टीबी का शक है, और टीबी की अगर आप जांच कराते हैं, यहाँ जांच कराना बहुत ज़रूरी है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना चाहिए कि एक्सरे में दाग है और एटीटी स्टार्ट कर दिए, टीबी स्टार्ट कर दी। ये डॉक्टरों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर जहाँ भी टीबी का शक हो, सबसे पहले बलगम जांच कराएं। अगर बलगम जांच में पॉजिटिव आता है तो फिर टीबी कंफर्म हो जाता है। अगर नेगेटिव आता है तो सजग हो जाए। अगर कोई भी दाग एक्सरे पे दिख रहा है जो कि आपको टीबी जैसा दिख रहा है, वो कैंसर भी हो सकता है। तो अगर टीबी के जांच में, बलगम जांच में वो नेगेटिव आता है तो ज़रूर सीटी स्कैन कराएं। उसे कैंसर को, मैलिग्नेंसी को रूल आउट कर लेना चाहिए। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया आपने, एंड दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हमारे इसमें। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि ऑलमोस्ट हमारे सेंटर पे जो मैं देखता हूँ, लगभग 50 to 60% लंग कैंसर के केसेस ऑलरेडी एटीटी खा रहे होते बिल्कुल। हैं, है ना। और दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारे पास क्रूशियल 2-3 महीने होते हैं ना, वो मिस हो जाते हैं, और पेशेंट काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी सिक अवस्था में आता है, जो कि उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इलाज करना। मेन ऐसा मैंने देखा है बाहर के जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, उसमें जहाँ प्लूरल इफ्यूजन हुआ, प्लूरल इफ्यूजन यानी छाती में पानी भरा, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चालू हो जाता है कि ये तो ट्यूबरकुलोसिस ही होगा। ये बात मुझे ऐसा लगता है कि आज से 15-20 साल पहले बहुत सटीक होती होगी, जब हमारे पास डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड थी, टीबी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा था। तो प्लूरल इफ्यूजन विथ कफ, लो ग्रेड फीवर, वो आप एटीटी चालू कर देते थे, बहुत हद तक वो सही था। पर आज की डेट में क्या ये सही है? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्लूरल इफ्यूज़न जो है बहुत ही कॉमन है, कई कारणों से हो सकता है। सिस्टमिक रीज़न भी हो सकते हैं, किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, उसके कारण भी छाती में पानी जमा हो सकता है। इसके अलावा जो लोकल कॉजेज़ हैं, जैसे कि आपका इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, बट कैंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसर सिर्फ एल्डरली में देखा जाता है, जो कि बुजुर्ग होते हैं उनमें देखा जाता है। कई सारे पेशेंट्स प्लूरल मैलिग्नेंसी वाले हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 28 साल, 35 साल इस तरह की होती है, और उसमें बहुत सारे नॉन स्मोकर्स भी होते हैं। तो जब भी छाती में पानी भरता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एम्पेरिकली, यानी कि अंदाजे पर टीबी की दवा बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले पानी निकाल करके उसकी जांच करनी चाहिए। उससे कई सारे कारण जो हैं रूल आउट हो जाते हैं। जांच में एडीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, एडेनोसिन डीअमाइनेज। ये टीबी के लिए बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक जांच है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एडीए की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बात करें तो वो 90% से अधिक होता है। तो अगर एडीए आपका कम है तो आप सजग हो जाएं। सिर्फ कि लिम्फोसाइटिक है, एक्सुडेटिव है, प्रोटीन बढ़ा हुआ है, उस पर ना जाएं। एडीए जरूर टेस्ट कराएं। और कई बार लोग मिस कर देते हैं कि एडीए टेस्ट नहीं कराते हैं, वो सिर्फ टोटल प्रोटीन, शुगर, एलडीएच और टीएलसी डीएलसी करा करके छोड़ देते हैं, और लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट अगर इफ्यूजन रहता है तो फिर एटीटी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एडीए टेस्ट कराएं, साथ में मैलिग्नेंट साइटोलॉजी भी कराएं। आजकल हर जगह अवेलेबल है। और अगर एडीए नेगेटिव आता है तो सजग हो जाएं। अंदाज पे टीबी की दवा बिल्कुल नहीं स्टार्ट करें, उसे स्पेशलिस्ट के पास जरूर भेजें जांच करने के लिए, वो कैंसर हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज जो है, कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर पानी की जांच करते हैं उसमें मैलिग्नेंट साइटोलॉजी नेगेटिव आता है, यानी कि कैंसर की जांच अगर नेगेटिव आती है तो ये मान लिया जाता है, पेशेंट को भी बोल दिया जाता है चलो कैंसर नहीं है। ये बहुत ही गलत है। पानी के जांच में से, मैलिग्नेंट साइटोलॉजी में से कैंसर पकड़ना सिर्फ 60% केस में पॉसिबल है। वो भी अगर आप 2 बार भी भेजते हैं और 2 बार नेगेटिव आता है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कैंसर नहीं हो सकता है। 40% केस में फिर भी कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो अगर शुरुआती जांचों में पिक्चर क्लियर नहीं हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या है, तो अंदाज पर टीबी की दवा बिल्कुल नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। इससे कैंसर के जांच में पकड़ में आने में लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, जिससे स्टेजिंग चेंज हो सकती है। तो इसीलिए अगर जब भी इस तरह के अगर पेशेंट्स दिखते हैं तो उन्हें रेफ़र करें बड़े सेंटर में। आज के डेट में बहुत ही आसानी से पानी के द्वारा भी सेल ब्लॉक का प्रिपरेशन किया जा सकता है, जिससे कैंसर पकड़ में आ सकता है और आगे की इलाज उसके लिए संभव है।
और यहाँ तक कि मेडिकल थोरैकोस्कोपी भी अभी के समय में रांची में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो थोरैकोस्कोपिक प्लूरल बायोप्सी बेसिकली आपका लोकल एनेस्थीसिया दे करके, माइल्ड सेडेशन दे करके ही किया जाता है। कोई बहुत ही बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटी सी सर्जरी है जिसके द्वारा फेफड़े की झिल्ली जहाँ पानी का जमाव होता है वहाँ पर से बायोप्सी ली जाती है एंड उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो कई बार ऐसे केसेस में भी जिसमें खराब किस्म की टीबी हो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, उसके केस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैंसर की जांच में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी डॉक्टर निशित आपने। ये तय बात है कि एडीए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, और ऐसा है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट रांची, झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे प्रदेश तक में भी ये जांच अवेलेबल होगी, इजीली अवेलेबल है। और बहुत कॉस्टली जांच भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ 100, 200, 300 रुपये में आराम से 200-300 रुपये में हो जाती है। तो जब भी अगर आपको फेफड़े की शिकायत हो, फेफड़े में पानी भर रहा हो, तो ये आप ज़रूर इंश्योर करें कि बाकी जांचों के साथ आपके जो पानी है उसकी एडीए की जांच ज़रूर हो और साइटोलॉजी की जांच ज़रूर हो। और जैसा डॉक्टर निशित ने कहा कि अगर साइटोलॉजी में कैंसर नहीं आता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि साइटोलॉजी की सेंसिटिविटी जो है, प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी की सेंसिटिविटी मात्र 60% है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमारे डॉक्टर मित्रगण हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आज के डेट में जब लंग कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमेशा हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इस खतरनाक बीमारी को लेके हमेशा सजग रहे। हम हमेशा अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस लंग कैंसर को भी रखें। तो इससे क्या होगा कि सही समय पे केसेस की पहचान हो जाएंगी। और टेक्निक्स आजकल काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं और नए जांच के तरीके आ गए हैं, हमारे पास नई पद्धतियाँ हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, अगेन द ट्रीटमेंट हैज़ एक्सपेंडेड ए लॉट। वो पहले के ज़माने में लोगों को ऐसा लगता था कि लंग कैंसर है, अभी इलाज करके ही क्या हो पाएगा, ये तो 4-6 महीने से ज़्यादा बचेगा नहीं। पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। हमने लंग कैंसर को काफ़ी अच्छे से समझा है। बहुत सारे लंग कैंसर म्यूटेशंस होते हैं लंग कैंसर में, जिसके खिलाफ हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। और इवन स्टेज 4 लंग कैंसर्स भी आजकल लगभग 3 से 4 साल लाइफ रहती है, एंड दैट टू विथ ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि अस्पताल के अंदर बाहर हो रहे हैं, खाटी पे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो विथ मॉडर्न कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, हम लंग कैंसर के पेशेंट्स को एडवांस स्टेजेस में भी एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दे पाते हैं। तो डॉक्टर निशित, एक बहुत टफ हमारे एरिया एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट भी मैंने महसूस किया है कि जैसे कि आप तो अच्छे से जानते हैं कि लंग कैंसर एक बीमारी, एक सिंगल बीमारी नहीं है। इट्स ए क्लस्टर ऑफ डिजीज़, और हर पेशेंट अलग होता है। हर पेशेंट का जेनेटिक मेकअप अलग होता है, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और उसका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करने के लिए, और इनफैक्ट लंग कैंसर डायग्नोज करने के लिए भी, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है बायोप्सी। तो बायोप्सी से हम लंग कैंसर डायग्नोज करते हैं। बायोप्सी से हम काफ़ी जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है इस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। और आज के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में बायोप्सी के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, सिर्फ लंग कैंसर में नहीं, किसी भी कैंसर में। पर जैसे मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भाई देखो, इसमें क्या है कि हम आपके फेफड़े से एक टुकड़ा निकालेंगे और बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है, आजकल नई मशीन्स आ गए हैं, रांची में भी सब सुविधा है। वो बायोप्सी का नाम सुनते ही वो ऐसे भाग जाते हैं जैसे गधे के सर से सी। मतलब बायोप्सी लिया, कल के डेट पे अरे मामा जी बोल रहे हैं बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। और उसके बाद फिर वो पेशेंट 4-6 महीने बाद दोबारा आता है मेरे पास, पर तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो क्या आपने भी ये महसूस किया है कि ये बायोप्सी? बिल्कुल, बायोप्सी को लेकर करके समाज में बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं। बट यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बायोप्सी सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, कई बार अगर लिम्फ नोड में अगर आपकी स्वेलिंग हो गई है तो उसमें टीबी के जांच के लिए भी बायोप्सी ही इंपॉर्टेंट है, या एफएनएसी।
तो बायोप्सी आज के डेट में बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जो कि हम लोग रूटीनली करते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए कई बार हम लोग भर्ती भी नहीं करना पड़ता है। 90% केसेस में जो बायोप्सीज होती हैं, और लंग कैंसर के स्थिति में जहाँ पर भी शक हो कि लंग कैंसर है, वहाँ पे जो बायोप्सीज होती हैं 2-3 तरीके से होती है। एक या तो सीटी गाइडेड होती है, अगर पेरिफेरल नोड्यूल है तो फिर हम लोग सीटी स्कैन से देखते हुए इमेज गाइडेड हम लोग बायोप्सी करते हैं, और कई बार अगर कोई सेंट्रल लीजन है तो फिर हम लोग ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं, यानी कि एक एंडोस्कोप होती है, एक नली होती है जिसके एंड में कैमरा लगा हुआ होता है जो कि नाक के द्वारा अंदर फेफड़े में जाती है, एंड वहाँ पर से हम लोग सामने से देख करके बायोप्सी लेते हैं या लंग का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। दोनों ही मेथड बहुत ही सेफ है, दोनों ही मेथड में पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, दोनों ही मेथड ओपीडी बेसिस पे की जा सकती है, दोनों ही मेथड में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और 100% कैंसर या अगर कोई अन्य बीमारी भी है तो उसको कंफर्म करने के लिए कई बार बायोप्सी जरूरी हो जाती है। तो बायोप्सी से बिल्कुल भी नहीं डरे। बायोप्सी करने से न सिर्फ आपका कैंसर का पता चलता है, कैंसर के इलाज में भी मदद मिलता है अगर आप उसकी आईएचसी कराते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराते हैं, यहाँ तक कि कई बार लिम्फ नोड ये सब से अगर हम लोग एफएनएसी ये सब लेते हैं तो उससे लंग कैंसर के स्टेजिंग में भी हेल्प मिलता है, जिससे आगे इलाज में मदद मिलती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं पर एक ट्यूमर हो जिसमें कि कैंसर प्रूव हो गया हो, और साथ में कुछ मेडिसिनल नोट्स भी हों, ग्लैंड्स ये सब भी एनलार्ज्ड हो, तो वहाँ पे जब तक आप एफएनएसी नहीं कराएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा पिक्चर कि कैंसर वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं, और शायद कोई ऐसा कैंसर जो कि सर्जरी के द्वारा पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, उसमें अगर टाइम ज़्यादा लग जाने के बाद हो सकता है मेट्स हो जाए, कैंसर फैल जाए। तो इसीलिए जब भी अगर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं बायोप्सी कराने के लिए, तो उसको अर्जेंट वे में लें, तुरंत जा करके बायोप्सी कराएं, ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। अगर आप डिले करते हैं, कई बार ऐसा होता है जैसा कि डॉक्टर कुमार सौरभ ने बोला कि मामा ने ये कहा है, उन्होंने ये बोला है कि लोहा अंदर जाएगा तो कैंसर फैल जाएगा, मत कराओ बायोप्सी, बायोप्सी कराने के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार बायोप्सी में डिले होने के कारण स्टेजिंग जरूर चेंज हो जाता है, जिसके लिए फिर बीमारी जो होती है वो लाइलाज हो जाती है या जिसमें तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए बायोप्सी कराने में बिल्कुल भी नहीं हिचकें, बायोप्सी बिल्कुल कराएं। और एक लास्ट सवाल कि बहुत सारे लोगों को आजकल यूट्यूब में भी काफ़ी वायरल होता रहता है कि कीमो से बचें, कैंसर का अल्टरनेटिव इलाज है। कुछ लोग जड़ी बूटियाँ और इस टाइप के हमारे पेशेंट्स हैं कि जो गांव देहात के खास करके बिलोंग करते हैं। पढ़े लिखे लोग तो कम विश्वास करते हैं, पर ऐसे जड़ी बूटियाँ से इलाज कर देंगे। कैंसर के जो ट्रेडिशनल दवाइयाँ हैं जो हमारे पास, कीमोथेरेपी है, उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, और मेरे ख्याल से डॉक्टर निशित आप एग्री करेंगे कि कैंसर मेडिसिन आज के डेट में काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, और आज के डेट में हम मैक्सिमम कैंसर्स का बिना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के हम ऑलमोस्ट पूरी तरह इलाज कर पाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के। और स्टेज 4 के केसेस में भी एक तरह से ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इस टाइप की एक क्रॉनिक डिजीज़ में धीरे धीरे कैंसर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, जनरली कोई उतना दुखी नहीं होता कि अभी मुझे ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं होता। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि विद द रैपिड एडवांसेस जो हम लोग कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर को लेके, और इतनी नई दवाइयाँ आ रही है, कुछ सालों में कैंसर भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसा हो जाएगा। इवन स्टेज 4 लंग कैंसर या किसी भी स्टेज 4 कैंसर की अगर आप बात करें, तो पेशेंट एक अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा विथ ट्रीटमेंट। तो और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसी तरह से ही बढ़ रही है। इसलिए कैंसर को लेके नंबर 1, घबराएं नहीं, उचित सलाह और परामर्श लें, सही सलाह को फॉलो करें, अच्छी जीवन शैली को अपनाएं, और अगर कैंसर हो गया है तो भ्रमित ना हो, और जो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, और मैं श्योर हूँ कि मैक्सिमम केसेस में आपका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर निशित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।